नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। फ्रेंड्स, हम लोग यूपी एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, भारतीय दंड संहिता प्रवर्त हुई थी, आईपीसी जो है वो कब प्रवर्तन में आई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1862। 1862 1 जनवरी 1862 को जो है भारतीय दंड संहिता प्रवर्तित हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सामान्य आशय के संबंध में प्रावधान है? फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों ने सिलेबस तो देख ही लिया होगा कि एपीओ के एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, क्या सिलेबस है। आपको लॉ में से 3 पेपर हैं जो आने वाले हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस। ठीक है, इसके अलावा आपको जीके के आएंगे क्वेश्चंस और पुलिस एक्ट के क्वेश्चंस आपको बनेंगे, जिसके मैंने कुछ वीडियोस बना दी हैं। आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा आपको आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस भी मैं आपको तैयार कराऊंगी। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सामान्य आशय, ये सामान्य आशय इसके बारे में बताया गया है? तो इसका प्रावधान जो है धारा 34 में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। यह विचार असल में किसने दिया था? ये जो विचार है किसने दिया था कि अपराध एक ऐसा कृत्य है जो कि विधि द्वारा निषिद्ध होता है और समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल, यानी कि इन दोनों के ही प्रतिकूल होता है। तो ये था स्टीफन का अभिव्यक्ति इनकी थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता के निम्न अध्यायों में से कौन सा एक अध्याय है जो सामान्य अपवादों को उपबंधित करता है? सामान्य अपवादों को उपबंधित करने वाला अध्याय कौन सा है? तो ये है अध्याय 4, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं है, बल्कि यह दोष विधि है। जो दंड विधि है, इसको प्राचीन समाज ने दंड विधि को कोई विधि नहीं माना है, बल्कि एक दोष विधि माना है। तो ये कथन किसका है? रसेल का, शमशुल हुदा का, हेनरी मैन का या फिर जे स्टीफन का? तो ये जो स्टेटमेंट है ये है हेनरी मैन का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, विधि विरुद्ध जमाव गठित करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की कम से कम संख्या कितनी होती है? ये जो विधि विरुद्ध जमाव है, इसको गठित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों को होना ज़रूरी है? तो देखिए, कम से कम 5 व्यक्तियों को होना ज़रूरी है इसमें विधि विरुद्ध जमाव के लिए। अगला प्रश्न है, आईपीसी की किस धारा में लोक उपद्रव की परिभाषा दी गई है? लोक उपद्रव की परिभाषा है धारा 268 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, दंगा करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? देखिए, दंगा करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति को होना ज़रूरी है। आईपीसी में बताया गया है दंगे में कम से कम 2 व्यक्ति को होना ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, मैकनॉट का वाद निम्नलिखित में से किस बचाव के आधार से संबंधित है? इनमें से किससे संबंधित है मैकनॉटन का वाद? तो ये है चित्त विकृति से। अगला प्रश्न है, आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस को दंडित करने का आधार था। ये वाद है आर बनाम प्रिंस। इसमें प्रिंस को दंडित करने का आधार क्या था? तो इसमें प्रिंस का कार्य जो अवैध और निषिद्ध था, यही आधार था। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किन में से कूट रचना की परिभाषा दी गई है? तो यह है धारा 463 में। 463 धारा में कूट रचना की परिभाषा दी गई है। देखिए, ये जो आईपीसी के क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, ये लास्ट ईयर भी पूछे गए हैं, एपीओ के एग्ज़ाम में लास्ट ईयर पूछे गए हैं। तो इसलिए क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हो जाते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपको वैसे भी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इनके जितने सेक्शंस हैं, किस सेक्शन में क्या है, ये आपको पता होना ही चाहिए। अगला प्रश्न है, कोई उपहति घोर कहलाती है जिसके कारण उपहत व्यक्ति जो है ये 20 दिन सामान्य कार्य नहीं कर पाता। यदि कोई 20 दिन तक सामान्य कार्य नहीं कर पाता है और उसको उपहति हुई है, तो वो घोर उपहति कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा उन शर्तों का वर्णन करती है जिनमें प्राप्त की गई सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना गया है? तो ये है ऑप्शन सी, धारा 90। धारा 90 जो है ये बताती है कि जो ये जो जिन शर्तों का वर्णन इस धारा में किया गया है, उनसे प्राप्त की गई सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना गया है, धारा 90 में। अगला प्रश्न है, डकैती करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति को होना आवश्यक है? डकैती के लिए 5 व्यक्ति को होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किन धाराओं में प्राइवेट
प्रतिरक्षा के अधिकार संबंधी विधि का प्रावधान किया गया है? प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार संबंधी प्रावधान जो है यह धारा 96 से धारा 106 तक, जिसमें संपत्ति और शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, रेक्स बनाम गोविंदा के वाद में भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से इसमें किसमें प्रावधान के मध्य अंतर के दो बिंदु को स्पष्ट किया गया है? इनमें से धारा 299 और धारा 300 ये स्पष्ट किया गया है रेक्स बनाम गोविंद के बाद में। अगला प्रश्न है, कै जो भारत का नागरिक है, युगांडा में हत्या करता है, वह दिल्ली में पकड़ा जाता है, अब हत्या के अपराध के लिए वह अभियोजित किया जाएगा, तो ये जो है किया जाएगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा आपराधिक विधि में प्रतिनिधित्व दायित्व को स्वीकार करती है? तो ये धारा 156, 155, 154 ये तीनों ही सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रदान नहीं किया जाता? कठोर श्रम का, कारावास, संपत्ति का संप्रहण, आजीवन निर्वासन और मृत्यु। ये जो आजीवन निर्वासन है ये भारतीय दंड संहिता में नहीं है। अगला प्रश्न है, दहेज हत्या के लिए कितनी सज़ा का प्रावधान है? दहेज हत्या के लिए 7 वर्ष से कम नहीं हो सकती और आजीवन कारावास तक दहेज हत्या की सज़ा है। अगला प्रश्न है, कपटपूर्ण को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आशय से कपट करना लेकिन अन्यथा नहीं के रूप में परिभाषित किया गया है? कपटपूर्ण ये धारा 25 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का वाद संबंधित है, यह आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित वाद है, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन दंड का प्रकार नहीं है? तो इसमें से जो है देश निकाला यानी कि काला पानी की सज़ा जो है अब भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड का कोई प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी अभियुक्त को गिरफ्तार करता है एवं न्यायालय के जमानत आदेश के बावजूद भी उसे अभिरक्षा में रखता है। पुलिस अधिकारी ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर इसने दोषपूर्ण अवरोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 में डकैती करने के लिए तैयारी करना दंडनीय है। डकैती करने के लिए तैयारी करना दंडनीय है, धारा 399 के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? अपराध का आवश्यक तत्व इसमें से जो हेतु नहीं है, इसके अलावा आपराधिक कृत्य, दुराशय और क्षति ये तीनों ही अपराध के आवश्यक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, व्यापहरण के अपराध के लिए अवयस्क की कितनी उम्र कितनी होनी चाहिए? अवयस्क की जो उम्र है यदि पुरुष है तो 21 वर्ष और यदि महिला है तो 18 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य निम्न में से किस पर एक निर्देशक वाद है? तो ये इनमें से आपराधिक प्रयत्न पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे। कारावास की उस अवधि के यहाँ पर 1/4 अवधि माना जाएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, ए वह को धमकी देता है कि वह उसे पैसे दे अन्यथा वह उसके विरुद्ध अपमानजनक लेख प्रकाशित करेगा। इस तरह वह को पैसा देने के लिए प्रेरित करता है। ए ने यहाँ पर कौन सा अपराध किया है? यहाँ पे आपराधिक अभिश्रात का यहाँ पर अपराध उसने किया है। ऑप्शन 20 का सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दुष्प्रेरण का प्रकार नहीं है? तो ये आपराधिक अवैध लोप जो है ये दुष्प्रेरण नहीं होता। इसके अलावा उकसाना, सहायता करना, षड्यंत्र रचना ये तीनों ही जो है दुष्प्रेरण के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अपराधों में से किसमें मेंस रिया यानी कि आपराधिक मनस्थिति आवश्यक तत्व नहीं है? द्विविवाह इसमें जो है मेंस रिया आवश्यक नहीं है। इसके अलावा चोरी करना, हत्या करना और लूट तीनों में ही मेंस रिया का होना एक ज़रूरी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी एक अपराध है तो ये चोरी जो है चल संपत्ति के विरुद्ध होगा। ऑप्शन बी है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, उन्मत्तता यानी कि पागलपन है ये किसी कृत्य की प्रकृति को समझने में असक्षम जो होगा वो उन्मत्तता यानी कि पागलपन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जो एक अच्छा तैराक है वह को नदी में डूबते हुए दिखता है। ए वह को नहीं बचाता तथा वह डूबकर मर जाता है। ए किस अपराध का दोषी है?
देखिए यहाँ पर उसने कोई अपराध नहीं किया है, वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो ये आर बनाम डडले एंड स्टीफन ये वाद है जो कि प्रतिरक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किस प्रकार के अधिकार की कोटि में आती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट ये जो है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगी, आर्टिकल 32 में दिया हुआ है जो। अगला क्वेश्चन है, अपराध का निम्न में से कौन सा एक आवश्यक तत्व नहीं है? इसमें अपराध का एक आवश्यक तत्व नहीं होगा, यह है प्रयोजन, उद्देश्य, इसके अलावा दुराशय, मनुष्य, कार्य इसका आवश्यक तत्व होंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में परिभाषित मानहानि के अपराध में कुल कितने अपवाद हैं? टोटल 10 अपवाद है उसमें, मानहानि में 499 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, कै पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है। यदि उस पर भीड़ पर गोली चला दे, यदि वह भीड़ पर गोली चला देता है तो कई लोग मारे जा सकते हैं। स्वयं को बचाना बिना गोली चलाए असंभव है। वह गोली चला देता है जिसमें 15 बच्चों की जान चली जाती है। असल में इस केस में क्या हुआ है, तो इस केस में जो है कै ने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर कै ने कोई अपराध नहीं किया, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने आईपीसी के कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। एपीओ के एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल क्वेश्चन है ये। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।